तो फ़ैरो का श्राप, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। आज हम इस पूरी मिस्ट्री को एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से डिकोड करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस सुनी सुनाई बातों या जादू टोने पर नहीं होगा, बल्कि हम ठोस विज्ञान, मेडिकल रिकॉर्ड्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके इस मम्मी के श्राप का पर्दाफाश करेंगे। इस केस फाइल को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे डिस्कवरी के सीन से, फिर उस कथित श्राप और मेडिकल ऑटोप्सी की बात करेंगे, उसके बाद फोरेंसिक तथ्यों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे ड्रामे का असली मुजरिम कौन था। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, किंग तूतनखामेन की खोज। कोई भी जांच शुरू करने से पहले उस क्राइम सीन के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जरा सोचिए, 15 सालों की लगातार मेहनत और आज के हिसाब से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद फाइनली 1922 में हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नावान को वो कामयाबी मिली। उन्होंने चट्टान में वो सीढ़ी खोजी और एक ऐसा सीलबंद दरवाज़ा तोड़ा जो हज़ारों सालों से बंद था। अंदर क्या था? करीब 5398 बेशकीमती चीज़ें, जिसमें वो मशहूर सोने का मुखौटा भी शामिल था। ये वाकई मानव इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। लेकिन जैसे ही ये ऐतिहासिक दरवाज़ा खुला, उसके साथ ही एक खौफनाक कहानी भी शुरू हो गई। दुनिया भर के अखबारों में ये डरावनी चेतावनी छपी कि कब्र के दरवाजे पर ये श्राप लिखा हुआ था। पर मज़े की बात बताऊं, ऐसा कोई शिलालेख असल में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट और एक रिपोर्टर के खुराफाती दिमाग की उपज थी, जिसे पूरी दुनिया ने सच मान लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो कथित श्राप और रहस्यमयी मौतों का वो सिलसिला जिसने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया। देखिए, अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। पहले खबर उड़ी कि कार्टर की पालतू चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया है, और कोबरा मिस्र के राजघरानों का प्रतीक माना जाता था। फिर मैरी कोरेली नाम की एक नॉवलिस्ट ने अखबार में चेतावनी छाप दी, और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ठीक 12 दिन बाद लॉर्ड कार्नावान की मौत हो गई। 1929 आते आते कब्र से जुड़े 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को लगा कि श्राप सच साबित हो रहा है। अब इस पॉइंट को जरा फोरेंसिक नजरिए से देखिए। अफवाह थी कि जिस पल यानी रात 1:55 पर कार्नावान की मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई। इसे जादू मान लिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 1920 के दशक में काहिरा का पावर ग्रिड बहुत शुरुआती दौर में था। वहां बत्ती गुल होना एक बेहद आम रूटीन विफलता थी। इसमें कोई काला जादू नहीं था, बस खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था। और वो कहानी कि उसी वक्त इंग्लैंड में उनके कुत्ते सूजी की भी मौत हो गई। अगर हम दोनों देशों के टाइम जोन का एनालिसिस करें तो साफ पता चलता है कि दोनों की मौत के समय में घंटों का अंतर था। ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हुई थीं। चलिए अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और सीधा उस क्राइम सीन के मुख्य सब्जेक्ट यानी उस मम्मी की मेडिकल ऑटोप्सी पर चलते हैं। जब मॉडर्न साइंस ने उस मम्मी की जांच की तो किसी शक्तिशाली भगवान का नहीं, बल्कि एक 18 साल के बीमार लड़के का सच सामने आया। उसके माता पिता, भाई बहन थे, जिसकी वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। वो मलेरिया से जूझ रहा था, उसे हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी थी और जन्म से ही उसका पैर मुड़ा हुआ था। इसीलिए उसकी कब्र से 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली थीं, क्योंकि वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकता था। अखबारों ने खूब सनसनी फैलाई कि मम्मी के गाल पर एक श्राप का निशान था, जो बिल्कुल लॉर्ड कार्नावान के मच्छर वाले निशान से मेल खाता था। लेकिन जरा लॉजिक लगाइए, 1923 में पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था। एक पहले से ही बीमार इंसान को अगर कोई इन्फेक्टेड मच्छर काट ले तो उस दौर में वो मौत की सजा ही होती थी। और यहीं पर हमारी जांच का सबसे अहम हिस्सा आता है, जहां फोरेंसिक और तथ्य इस पूरे अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर देते हैं। 1963 में डॉक्टर आज़ेदीन ताहा ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ खोजी, एस्परजिलस नाइजर नाम का एक फंगस। ये फंगस हजारों सालों तक उन कब्रों में जिंदा रह सकता था। कब्र में काम करने वालों को जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, वो असल में इसी फंगस की वजह से था। और आज के समय में इसे आम एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताता हूं जिस पूरे श्राप की थ्योरी की धज्जियां उड़ा देता है। 73 साल। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी छपी थी। उस स्टडी ने खुदाई के वक्त मौजूद सभी लोगों के डेटा को ट्रैक किया, और पता है क्या निकला? जो 25 लोग उस तथाकथित श्रापित कब्र के अंदर गए थे, उनकी औसत उम्र 73 साल थी, और जो बाहर थे उनकी औसत उम्र भी 73 साल थी।
मतलब उन सब ने अपने समय के हिसाब से एक बहुत ही लंबी और सामान्य जिंदगी जी। दोनों ग्रुप्स के डेटा में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर श्राप वाकई काम कर रहा था तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है उन्हें मरना चाहिए था जिन्होंने उस कब्र को तोड़ा था। लेकिन जरा इन मुख्य लोगों को देखिए। हॉवर्ड कार्टर, जिसने कब्र खोली, वो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहा। वो अक्सर पत्रकारों को ताना मारता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेडी एवेलिन, जो सबसे पहले अंदर गईं, वो 78 साल तक जी। और डॉक्टर डेरी, जिन्होंने मम्मी को चीरा लगाया, वो 87 साल की उम्र में मरे। तो अगर श्राप झूठ था, फंगस का इलाज था और लोग अपनी मौत मरे, तो फिर ये अफवाह फैलाई किसने? हमारा आखिरी चैप्टर इसी असली मुजरिम के बारे में है। वो मुजरिम था उस दौर का मीडिया। अखबारों में होड़ मची थी। द मॉर्निंग पोस्ट और डेली मेल पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी सेल्स बढ़ा रहे थे। डेली मेल के रिपोर्टर आर्थर वेगल ने तो जानबूझकर ये झूठी कहानियां गढ़ीं। और देखिए विडंबना, यही वेगल बाद में बुखार से मरा और उसे इस श्राप का 21वां शिकार बता दिया गया। खुदाई करने वाली टीम अपने काम में मगन थी, वो चुप रहे और मीडिया ने उनकी उस शांति को श्राप की पुष्टि मान लिया। अब इस पूरे केस का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान असल में तब मरता है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाए। तूतनखामन के दुश्मनों ने जानबूझकर उसका नाम हर जगह से मिटा दिया था। वो 3000 सालों तक रेत में कहीं दफन, बिल्कुल गुमनाम रहा। लेकिन 1922 में उस कब्र को ढूंढकर हॉवर्ड कार्टर ने अनजाने में ही सही उस भूले बिसरे राजा को बिल्कुल वही अमरता दे दी जिसकी प्राचीन मिस्रवासी कामना करते थे। आज वो इतिहास का सबसे मशहूर फ़ैरो है। तो सवाल ये है, क्या 1922 में सचमुच कोई जानलेवा श्राप आजाद हुआ था, या फिर एक मॉडर्न मीडिया के पागलपन ने एक भूले हुए राजा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? इस केस फाइल को बंद करते हुए ये सोचने वाली बात है कि पुराने जमाने के अंधविश्वासों से कहीं ज्यादा ताकतवर आज का मीडिया और हमारी याददाश्त है। तूतनखामेन आज भी जिंदा है क्योंकि दुनिया आज भी उसका नाम ले रही है। और इसी के साथ हमारी ये फोरेंसिक जांच यहीं पूरी होती है।